अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लिसनर्स। हालिम की किस्त शुरू करने से पहले अगर आप सबको हालिम की कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। सूप पॉलर पे मामूल का रश था। मगरिब उतर चुकी थी। बाहर बरामदे में लगी कुर्सियों पे भी मेहमान बैठे खा पी रहे थे। सारे बाजार में रौनक मेला सा लगा था। ऐसे में सड़क किनारे एक मेज पे वो सर झुकाए बैठी थी और गोद में शॉपिंग बैग में रखा लैपटॉप पड़ा था। दफतन दौड़ते कदमों की आवाज़ आई। फिर सामने वाली कुर्सी खींच के कोई बैठा। तालिया ने गुलाबी मुतरन्नम आंखें उठाईं। वो खुशी से तमतमाते चेहरे वाला मौलिया था। मुझे पता था तुम अच्छी लड़की हो, मेरा काम कर दोगी। लैपटॉप लाई हो? इसकी आंखों में ज़रा खौफ और फतह के मिले जुले तासुरात थे। तालिया ने इस बात में सर ऊपर नीचे हिलाया। ओके, मगर हाँ, पहले तुम्हारे पैसे। इसने जल्दी से जेब से एक फूला हुआ लिफाफा निकाला। गिन लो। तालिया ने खामोश नज़र इस पे डाली, फिर लिफाफा उठाकर गोद में रख लिया और लैपटॉप मेज़ पे। मौलिया ने बेकरारी से लैपटॉप उठाया और खोल के देखा। सुकून सा उसके चेहरे पे फैलने लगा। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक। थैंक यू तालिया। वो खामोशी से उठ गई। दूर खड़ी गाड़ी में से उन पे नज़र रखते सेक्रेटरी मंग ने भी तशफ़ी भरा एक मैसेज अपने बॉस को लिखा। बेफिक्र रहे, तालिया ने उसे कुछ नहीं बताया। सॉरी तालिया, मैंने तुम्हें इतना परेशान किया। परेशानी की धुन छटी तो मौलिया ने अफसोस से कहना चाहा, मगर तालिया मुराद ने हाथ झुला के से जाने का इशारा किया और ख़ुद बैग में रकम डालती चेहरे पे नागवारी, बेबसी और गुस्सा लिए सूप पार्लर की तरफ बढ़ गई। खैर, मौलिया ने लैपटॉप उठाते हुए पीछे से बुलंद सा कहा, मेरे दोस्त ने ठीक कहा था, रकम बढ़ा दो तो तुम सब एक सी होती हो। यहाँ कोई सच्चा और ईमानदार नहीं है। वो आगे बढ़ते बढ़ते रुकी और पलट के चुभती हुई निगाहों से उसे देखा, लेकिन लब सख्ती से बंद रखे और फिर मुड़ गई। रात फैल रही थी। मौलिया का दिन बिलाखिर कामयाबी ले आया था। सेक्रेटरी मंग ने कार आगे बढ़ा दी और मौलिया अपनी कार की तरफ चला गया। इन दोनों को और उनके बॉसेस को मतलूबा चीज़ मिल गई थी और वो सब मुतमईन थे। ऐसे में तालिया मुराद सूप पॉलर में आई, अपना इस्तीफ़ा लिखकर काउंटर पे जमा कर आया और उसी खामोशी से वहाँ से निकल गई, इससे पहले कि कोई इसको रोक के वजह पूछ ले। बैग में दो मुख्तलिफ नोटों की गड्डियाँ उठाए वो बस स्टॉप तक आ गई। करीबन आधे घंटे बाद बस उसको केल के मुख्तलिफ मकामात, सड़कों और गलियों से गुजारती एक शाहाना तर्ज के इलाके में ले आई। वो स्टॉप से उतरी और बैग संभालती हुई छोटे छोटे कदम उठाती एक कॉलोनी में आगे बढ़ती गई। चंद मिनट की वॉक के बाद वो बिलाखिर एक गेट के सामने रुकी। गेट खुला था। तालिया ने अंदर कदम रखा। सामने रात की तारीकी में लैंप पोस्ट से जगमगाता लॉन दिखाई दे रहा था। खूबसूरत, नफीस, तराशीदा सा लॉन और इसके अख्ताम पे ऊंचा सा खड़ा बंगला। वो बैग कंधे पे डाले आगे चलती आई, यहाँ तक के बरामदे की सीढ़ियाँ अबूर करके ऊंचे दाखिली दरवाजे तक जा रुकी। फिर बेल बजाई और बंद बंद मुट्ठी से दप दप दस्तक दी। भारी कदमों की आवाज़ और फिर दरवाज़ा खुल गया। तालिया ने नज़रें उठाई। सामने भारी भरकम जुस्से वाली सियाह रंगत की औरत खड़ी थी। उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, 50-55 के लगभग। बाल मोटी मोटी घुंघरियाली लटों की सूरत कंधों तक आते थे और उसने खुले से कपड़े पहन रखे थे। चौखट पे बाजू जमाए उसने खशमगी निगाहों से सामने खड़ी वेट्रेस के यूनिफॉर्म वाली लड़की को देखा और इस्तेफामिया अबरू उठाई। तालिया ने नज़रें झुका दी और रुंधी हुई आवाज़ में बोली, आज तालिया ने अपना सब कुछ खो दिया, अपना वकार, अपना ईमान, अपनी सच्चाई, अपनी इज्जत। मैंने हर शे को बेच डाला। मैंने, तालिया मुराद ने अपने ज़मीर का सौदा कर लिया। सियाह मोटी औरत ने सर से पैर तक इसे देखा और बिना कोई असलियत संजीदगी से बोली, कितने में? तालिया की पलकें हनोज झुकी थी। इस सवाल पे चंद लम्हे वो नहीं हिली। फिर एकदम पलकें उठाई तो उनमें आंसू गायब थे और लबों पे मुस्कुराहट थी। 7 लाख में। वो चेकी और दोनों एकदम हंस पड़ी। अब सामने खड़ी रहोगी या मुझे मेरे घर में दाखिल भी होने दोगी? वो एकदम मसनूई खफगी से बोली तो फरबा औरत मुस्कुरा के सामने से हटी और हाथ फैला के इशारा किया, वेलकम होम तालिया, या शायद मुझे कहना चाहिए वेलकम होम हालिम। तालिया ने मुस्कुरा के बैग इसके बाजुओं में तकरीबन फेंका और मानूसियत भरी शान से अंदर दाखिल हो गई। अंदर खूबसूरत सा लाउंज था जिसके आगे ओपन किचन था। वो फूलों, पेंटिंग्स और ऊंचे वॉल मोरल से सजा एक आला दर्जे का घर लगता था।
कैसा रहा स्कैम? फ्रॉड बेबी गर्ल। सियाफाम औरत बैग उठाए उसके पीछे आई तो वो लाउंज के वस्त में खड़ी एड़ियों पे चारों तरफ घूमती मुस्कुरा मुस्कुरा के अपना घर देख रही थी। इस सवाल पे मुड़ के उसे देखा और खिलखिला के हंस दी। परफेक्ट। तीन तीन दफ़ा पेमेंट वसूल की है। एक दफ़ा उस बेवकूफ़ मोलिया से हालिम बन के, एक दफ़ा तालिया बन के और एक दफ़ा अपने खड़ूस बॉस से ईमानदारी के इनाम के तौर पे। लेकिन मैं बता रही हूँ, आज के बाद मैंने इस मौलिया के साथ काम नहीं करना। वो हतमी लहजे में कहती किचन की तरफ बढ़ गई। आंखों में जैसे कुछ याद आने पे गुस्सा दर आया। औरत ने कमर पे हाथ रख लिए और आंखों में हैरत थी उसे देखा। मौलिया तो इतना अच्छा क्लाइंट है, इसको 3 दफ़ा लूट चुके हैं हम। बेचारा सबकी तरह तुम्हें यानी हालिम को स्कैम इन्वेस्टिगेटर समझता है। हालांकि हम केएल के सबसे बड़े स्कैम आर्टिस्ट, चोर, फ्रॉड हैं और उसीलिए हम ऐसा क्लाइंट अफोर्ड नहीं कर सकते जो मेरा नाम कागज़ पे लिख लिख के हर जगह घूमता रहे। उफ। फिर जिरजिरी लेकर फ्रिज खोला और एक सेब निकाला। फिर इसमें दांत गाड़ते वापस मुड़ी। अब वो सूप पार्लर वाली सादा लड़की से बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। आंखों में एक शाहाना सी चमक थी, कंधे एतमाद से सीधे थे और पेशानी पे खफा से बल पड़े थे। मजाक में इस गधे को कह दिया था मैंने कि कागज़ पे लिखे हालिम केल का बेहतरीन स्कैम इन्वेस्टिगेटर है। वो तो सचमुच लिख कर कागज़ साथ में लिए घूम रहा था। उसको आज ही क्लाइंट लिस्ट से खारिज करो। ओह अच्छा, फरबी औरत ने गहरी सांस ली। वो अभी तक कमर पे हाथ रखे खड़ी थी। मुझे लगा उसे हमारी असलियत मालूम हो गई है। कैसे हो सकती है यार? वह हथेलियों के बिल काउंटर टॉप पे चढ़ी और पैर लटका के बैठ गई। फिर सेब में दांत गाड़ते हुए बेनियाजी से मुस्कुरा के बोली, हम डार्क इंटरनेट से ऑपरेट करते हैं, हमारी लोकेशन कोई नहीं जानता और फिर सब समझते हैं कि हालिम एक आदमी है। क्योंकि मैं इनक्रिप्टेड फ़ोन से कॉल करती हूँ, वो हमेशा मर्दाना आवाज़ में। सब यही जानते हैं कि मैं एक स्कैम इन्वेस्टिगेटर हूँ और हमारा हर क्लाइंट आगे यही बताता है कि मैं साथ में मकरूर और बदतमीज़ भी हूँ। वो सेब खाते हुए हंस दी, मगर वो ये नहीं जानते कि न मैं कोई इन्वेस्टिगेटर हूँ ना ही कोई मर्द। मैं और तुम, हम तो चोर हैं, चोर। पहले मसला पैदा करते हैं, फिर उसे हल करके पैसे लेते हैं। जैसे पहले मौलिया के बॉस का लैपटॉप चुरा के तेंगू कामिल के घर रखा, फिर तीनों जगहों से पैसे कमाए। हाँ, लेकिन इस तरह मौलिया किसी मुखालिफ की नौकरानी के सामने हालिम के नाम का कागज़ रख दे, हरगिज़ नहीं। इसलिए आज से मौलिया क्लाइंट लिस्ट से आउट हो गया। फरबा औरत ने अफसोस से गहरी सांस खींची। वैसे तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि मौलिया जैसे नाकारा आदमी को हर उस दरख्त से माफ़ी मांगनी चाहिए जो उसके लिए दिन रात ऑक्सीजन पैदा करता है। लेकिन इसको क्लाइंट लिस्ट से खारिज करके मुझे अफसोस होगा। एक क्लाइंट कम हो गया। डोंट वरी, तालिया ने हाथ जला के बेफिक्री से कहा। मैंने तिंगो कामिल के सामने हालिम का नाम ले लिया है। मुस्तकबिल में हम उनके लिए ऐसा मसला क्रिएट करेंगे जिसको हल करने के लिए वो लाजमन हालिम के पास आएंगे। पता है बेहतरीन स्काम फ्रॉड क्या होता है? जिसमें इन मालदार लोगों को लगे कि सब कुछ उन्होंने खुद अपनी मर्जी से किया है। सारा आइडिया उन्हीं का तो था। जैसे आज तालिया बेचारी की तो मर्जी ही नहीं थी, मगर दोनों अतराफ ने से मजबूर कर दिए इतने सारे पैसे कमाने पे। वो याद करके फिर से हंसी और सेब को दूसरी समझ से दांत से काटने लगी। काउंटर पे वो आलती पालती के बैठी बेफिक्र और खुशबाश नजर आती थी। सूप पार्लर छोड़ आई हो? मोटी औरत ने बैग उठा के मेज पे रखा और फिर संजीदगी से पूछा। हाँ, वहाँ कुछ चुराया जो नहीं था। अब तो दाकारी कर कर के तंग आ गई थी। आज तो अपने फर्जी भाई को फौजी बना दिया मैंने। हालांकि जो कहानी मैंने तालिया की लिखी थी, इसमें वो नर्स था, लेकिन पता है क्या? वो छत को देखते हुए उदासी से मुस्कुराई। इस किरदार का नाम इन 3 माह के लिए मैंने तालिया मुराद ही रख लिया था। अपना असल नाम अच्छा लगता था, अपने नाम के साथ ईमानदार, सच्चाई के अलकाबात सुनना। मगर इन बेचारों को क्या मालूम कि मैं एक क्रिमिनल, झूठी, चोर और धोखेबाज हूँ। इसने निगाहें नीचे की और अपनी दोस्त की मोटी सी आंखों में देखा। उसने खफगी से भुएं भींची। तुम नाखुश हो इस हाल में क्या तालिया? हरगिज नहीं। वो बेफिक्री से हंस दी और शाने उचकाए। अभी तो हमने बहुत सी चोरियां और स्कैम्स एक साथ करने हैं। अभी तो हमें बहुत बहुत अमीर होना है। मैंने किसी जजीरे पे एक महल खरीदना है जहां मैं सारी उम्र ऐश से रहूं। हमारी हर जॉब हमें मंजिल से करीब करती है, हमारे ख्वाबों की मंजिल से। और आज की रात सेलिब्रेशन की रात है। तुम खाना बनाओ, मैं फ्रेश होके आती हूँ। सेब का दरमियानी हिस्सा बचा के इसने टोकरी में उछाला और काउंटर से नीचे ज़मीन पे उतरी। फिर ख्याल आने पे पूछा,
सी फूड क्यों नहीं बना लेती तुम आज? आखिर इतने दिन तुमने मेरे घर का ख्याल रखा है, आज कैलोरीज की परवाह किए बगैर मैं खूब खाना चाहती हूँ। वो दफतन खुश लगती थी। ओह तालिया, मोटी औरत ने अफसोस से इसे देखा और दब से सोफे पे गिर गई। क्या तुमने कभी इन जानवरों, इन मछलियों, इन झींगों की तकलीफ का एहसास किया है, जिनको तुम जैसे इंसान इनके खानदानों से छीन कर उन्हें ज़बह करके अपने फ्रिज में छुपा लेते हो? क्या तुमने कभी इनके लाशों की कर्ब भरी पुकार सुनी है, जो चाहते हैं कि इनको जल्द अज जल्द फना किया जाए? नहीं, लेकिन तुम शायद पिछले इतने दिन मेरे घर में यही करती रही हो, है ना? तालिया की मुस्कुराहट गायब हुई, चेहरे पे गुस्सा दराया जराहाना अंदाज में आगे बढ़ी और फ्रीजर का दरवाजा खोला। साफ सुथरा, तकरीबन खाली फ्रीजर। उफ, वो गुस्से से और दर्द से चिल्लाती वापस मुड़ी। तुम मेरा सारा राशन खा गई। मोटी औरत चेहरे पे सादगी सजाए, टांगों की कैंची बनाए, सोफे पे बेटी से देखते हुए बोली, गो के तुम्हारी ये नाशुक्री मेरी तबीयत पे गिरा गुजर रही है, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ कर दूंगी। मैं इस मुर्गी की तरह हूँ जो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुम्हें तमाम जानवरों की बददुआओं से बचाने के लिए अपने परों में छुपा के रखेगी। तालिया ने सर से पैर तक उसे देखा। इतनी काली ब्रायल मुर्गी पहली दफ़ा देखी है मैंने। हूँ, और पैर पटकती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। नाशुक्री लड़की, वो इसके पीछे ताज्जुब भरी सांस खींच कर रह गई। रात चंद सातें मजीद आगे सिर की, तारीकी बढ़ी। दागदार चांद के आगे से सारे बादल छट गए और वह हालिम के घर की खिड़कियों से साफ नजर आने लगा, अपने सारे अयूब कालक और चमक के साथ आया और वाजे। लिविंग रूम में अब इश्तहा अंगेज खुशबू फैली थी। ओपन किचन, जो सिल्वर और सियाह रंग में आरास्ता किया गया था, इस वक्त किसी रेस्टोरेंट की तरह सजा नजर आता था। मध्यम जर्द बत्तियां जली थीं, मेज पे मोमबत्तियां रोशन थीं। वो फरबा औरत अपने खुले झोले नुमा लिबास को संभालती किचन के वस्त में रखी मुस्ततिल मेज पे बर्तन लगा रही थी, जिसमें मुख्तलिफ रंगों और शक्लों के पकवान चुन दिए गए थे। उसका नाम लिया न था, मगर तालिया इसको दातिन कहती थी। माले अपनी दादी को ताजीमन दातिन कह के मुखातिब करते हैं। दफतन सीढ़ियों पे आहट हुई तो उसने चम्मच कांटे सजाते गर्दन उठा के देखा। तालिया सीढ़ियां उतरती चली आ रही थी। कंधों तक आते सियाह बाल गीले थे और चेहरा दुला दुलाया निखरा हुआ था। आंखों के सब्ज लेंस उतार के फेंक दिए थे, तभी वो सियाह नजर आ रही थी। वो शब ख्वाबी के लिबास के तौर पे पहने जाने वाले रफ टी शर्ट और ट्राउजर में मलबूस थी, मगर रेलिंग पे हाथ रख के गर्दन उठाए, कंधे सीधे रखे नीचे उतरने का अंदाज शाहाना था। सीढ़ियों के इख्तिताम पे तालिया मुराद रुकी, आंखें बंद की और छोटी सी नाक से सांस अंदर खींची, फिर आंखें खोल के मुस्कुरा दी। मेरा फेवरेट सी फूड और सुशी है ना? हाँ, ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया, दातिन ने किसी शेफ की तरह सीने पर हाथ रख के गर्दन झुका के कहा। तालिया रुकी, आंखों में सताइश उभरी। वाकई? जाहिर है नहीं, तुम्हारे पसंदीदा रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है, दादी ने भुएं उचका के शान बेनियाजी से कहा और कुर्सी पे बैठ गई। तालियां हंस दी। तुम भी ना? सर झटकते हुए उसने दूसरी कुर्सी खींची। अब वो दोनों मध्यम रोशनियों में मोमबत्तियों से लगी मेज पे आमने सामने बैठी थी। अब तेंगु कामिल के स्कैम से एग्जिट होने का वक्त आ गया है तालिया। आखिरी स्टेप कब करना है? दातिन ने खाना निकालते हुए फिक्रमंदी से पूछा। हर अच्छे काम का सबसे अच्छा असूल याद है दातिन? हर स्टेप ऐसा होना चाहिए कि वो सामने वाले को अपना आइडिया मालूम हो। वो चावल प्लेट में निकालते हुए समझदारी से कह रही थी। गीले बाल चेहरे के दोनों अतराफ सीधे गिर रहे थे और पानी के चंद कतरे गालों पे पड़े थे। नजरें खाने पे झुकी थी। स्टेप 1, मुझे लैपटॉप को तलाश करवाने के बहाने तेंगु कामिल ने अपनी मौजूदगी में लॉकर खुलवाना था, ताकि मैं उसका कॉम्बिनेशन देख सकूं। यू नो वो यूएल क्लास 360 का सेफ है। उसको खोलने में बहुत वक्त लगना था, लेकिन खुशकिस्मती से इसने मेरे सामने लॉकर खोला और मैंने उसका कॉम्बिनेशन मालूम कर लिया। इसने तुम्हें कोड देखने दिया? सवाल पे तालिया ने चमकती निगाहें उठाई और मुस्कुराई। नहीं, मैं उसके सामने खड़ी थी। वहां से लॉकर नहीं नजर आता था, लेकिन उसके पीछे बुक रख के और ग्लास डोर में अक्स दिखाई दे रहा था। वो कह के खुद ही हंस दी। फिर याद आया, मिसेस कामिल की तमाम ज्वेलरी की मैंने तस्वीर तुम्हें दी थी, तुमने उनकी नकल तैयार कर ली। कैसे न करती, एक तस्वीर 1000 अल्फाज पे भारी होती है, और वो जेवरात तसादुम में ही मुझसे दरख्वास्त कर रहे थे कि मैं उनको अपनी मलकियत में ले लूँ। दातिन चावलों का चम्मच भर भर के खाते हुए कह रही थी। अच्छा, मैं बताना भूल गई, इसमें
जो तैयारा ताज था ना, उसको हमने नहीं चुराना। वो मिसिस कामिल की वालिदा की निशानी है और इसके खो जाने पे उनका दिल दुखेगा। मगर तालिया, वो अच्छा खासा महंगा होगा यार। ऑनर अमंग थीव्स दातिन, इसने स्टिक्स की मदद से मछली का टुकड़ा उठाते हुए याद दहानी करवाई। दातिन ने अफसोस से कंधे उचका दिए। अगला स्टेप। वो वापस प्लान तक आई। इतवार की रात तिंगू कामिल के घर कोई खास मेहमान आ रहे हैं। मैं तकरीब से पहले सिक्योरिटी कैमरास डिसेबल कर दूंगी और मौके का फ़ायदा उठा के तमाम नकली ज्वेलरी को उनके सेफ में डाल दूंगी और असल निकाल लूंगी। फिर उसी वक्त मैं किसी मेहमान के साथ बदतमीज़ी करूंगी या कोई अहमकाना हरकत जिसके ऊपर मुझे नौकरी से जवाब दे दिया जाएगा। यूँ ऐसा लगेगा कि उन्होंने अपनी मर्जी से मुझे निकाला है और चंद माह तो लगेंगे उनको अंदाज़ा करने में कि जो ज्वेलरी वो पहन रही है वो नकली है। तब तक मेरा नाम और निशान भी वो लोग भुला चुके होंगे। मेरी फॉर्जरीज इतनी जल्दी नहीं पकड़ी जाती तालिया। याद है वो इंडोनेशियन एक्सपोर्टर जिसकी घड़ी चुराई थी हमने? उसने पूरे साल बाद जाकर थाने में दरख्वास्त दी थी, वो भी सुनार के खिलाफ, कि उसने मुझे घड़ी ही नकली बना के दी है। और वो दोनों हंस पड़ी। दफतन दातिन की मुस्कुराहट मध्यम हुई और उसने महवियत से उसे देखा जो हंसते हुए खाने पे फिर से चेहरा झुका गई थी। तुम खुद से मोहब्बत करती हो तालिया? तालिया ने रोशन आंखें उठाई और मुस्कुरा के दातिन को देखा। सबसे ज्यादा। मगर तुम अपनी इज्जत नहीं करती। तालिया की मुस्कान मध्यम हुई, आंखों में साया सा लहराया। मैं एक स्काम आर्टिस्ट हूँ दातिन, स्काम आर्टिस्ट। ये सारी दौलत मैंने लोगों को धोखा देकर उनको लूट कर कमाई है। मैं अपने आप को जानती हूँ। तुम कभी किसी को हर्ट नहीं करती, तुम लोगों का दिल नहीं दुखाती, किसी को जिस्मानी एजा नहीं पहुंचाई। हम सिर्फ हम सिर्फ म्यूजियम्स और अमीर और कबीर दौलतमंदों को लूटते हैं और फिर हम वो सारी दौलत गरीबों को दे देते हैं। हैं कौन से गरीब? तालिया हैरान हुई। लो, हम दोनों से ज़्यादा गरीब कौन होगा सारे शहर में? हम खुद पे खर्च करें तो मतलब यही हुआ ना कि गरीबों पे खर्च की दौलत। तालिया जोर से हंस दी। तुम दातिन कभी नहीं बदलोगी। मगर मैं तुम्हारी तरह अपने काम को जस्टिफाई नहीं करती, लेकिन मुझे ये काम बहुत पसंद है और मैं इस ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। कहकर इसने गिलास उठाया तो दातिन ने मुस्कुरा के अपना गिलास इससे टकराया। गुड गर्ल। फिर इसका शफाफ चेहरा देखते हुए वो गोया हुई। 7 साल गुजर गए तालिया। 7 साल पहले हम पहली दफ़ा मिले थे, याद है? इस पे वो उदासी से मुस्कुराई। हाँ, इससे पहले मैं कितनी मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजार रही थी। लाहौर में अपने पेरेंट्स, अपने फोस्टर पेरेंट्स के साथ। वो मोमबत्तियों को देख के आहिस्ता से बोली। मेज़ पे चुने खानों से उड़ती भाप और मोमबत्तियों की शोले में बहुत सी यादें गुटमुट होने लगी थी। तुम्हें अपने असली माँ बाप याद नहीं? नहीं। मेरी पहली मेमोरी 11 साल की उम्र की है, आज से 17 साल पहले, जब मैं 11 साल की थी। मैं किसी राहदारी में चल रही थी। इसने आंखें बंद की। चर्च के डेस्क, मैं उनके दरमियान में से गुजर रही थी। मेरा मुंह मैला था, लिबास फटा पुराना था। सेंट पॉल चर्च मलाका, ये शहर कुआलालंपुर से ज़रा फासले पे वाक़ है। इसने आंखें खोली। वहीं पे मैं पहली दफ़ा स्टेट अथॉरिटीज़ को मिली थी। उन्होंने मुझे यतीम खाने में डाल दिया और वहाँ से एक कश्मीरी जोड़ा मुझे अडॉप्ट करके ले गया। सब कहते हैं कि मेरे बारे में कभी कुछ पता नहीं चल सका था। कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई नाम नहीं। तुम्हारा नाम किसने रखा था? यतीम खाने की मुंतजिम कहती हैं कि मैंने उनको अपना नाम तालिया बताया था, तालिया बिनते मुराद। मेरा लिबास देहाती था और गंदा मेला। बस ये एक निशान था मेरी गर्दन पे। इसने उंगलियों से गद्दी गर्दन के पिछले हिस्से से नीचे छुआ। गोल सा निशान, जैसे किसी ने आग से दागा हो, जैसे कोई टैटू हो, कोई मोहर हो। शायद कोई हादसा हुआ था मेरे साथ जो मैं हर शे भूल चुकी थी। वो आम से अंदाज में बता रही थी। तुम्हें कोई लेने भी नहीं आया? उसने चावल खाते हुए गर्दन दाएं बाएं हिलाई। इस इलाके में दूर दूर तक किसी का बच्चा नहीं खोया था। किसी ने मुझे क्लेम ही नहीं किया। लेकिन तुम्हारे फोस्टर पेरेंट्स तो बहुत बुरे निकले, दातिन नापसंदीदगी से बोली थी। तालिया के लबों पे उदास मुस्कुराहट बिखर गई। हाँ, उन्होंने मुझे अडॉप्ट तो कर लिया क्योंकि यहाँ जॉब थी उनकी और उनको एक नौकरानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ फिर भी वो बेहतर थे। पाकिस्तान जाकर उन्होंने मुझे वाक़तन मुलाजमा बना लिया। अगर बचपन से मुझे पैसों और खाने के लिए छोटी छोटी चोरियां और बड़े बड़े झूठ न बोलने पड़ते तो मैं शायद ऐसी कभी ना होती। चलो, कम से कम यहाँ आकर इनकी नौकरी से तो जान छूटी तुम्हारी। वो भी इसलिए कि मैं इनकी बेटियों के रिश्ते की राह में रुकावट बन रही थी, इसलिए उन्होंने मैरिज ब्यूरो से जो पहला रिश्ता मिला मुझे निपटा दिया। मगर मैं भी खुश थी दातिन, क्योंकि रिश्ता मलेशिया का था। जान छूट जाती इस फैमिली से। खुश शक्ल लड़का था, इतना अमीर, स्काइप पे निकाह हुआ। मैं कितनी बेवकूफ़ थी ना।
वो फिर से हंसी। मुझे लगता था यहाँ आकर मैं खुश हो जाऊंगी क्योंकि ये मेरा मुल्क है। ठीक है, मुझे अपना आप लाहौरी लगता रहा है हमेशा, मगर मेरी असल कौम तो माले थी ना, और उन्हीं ख्वाबों के साथ मैं यहाँ आई थी। लेकिन एयरपोर्ट पे इसकी आंखों में तकलीफ सी लहराई। कांटा प्लेट में गिरा दिया। दातिन खामोशी उदासी से बहुत दफ़ा की सुनी हुई कहानी सुनने लगी। एयरपोर्ट पे उतरते हुए पहली दफ़ा मैंने पहला विजन देखा था। जागती आंखों से पहला ख्वाब, जैसे एकदम आंखों के सामने मंजर बदल जाए और एक मंजर से चलने लगे। मुझे वो वक्त कभी नहीं भूलता। मैंने देखा कि मैं एक भारी थैला कंधे पे उठाए कांटों पे चलती जा रही हूँ, जिसमें से सोने की अशरफियाँ झलक रही हैं। बस लम्हे भर का मंजर था और गायब। वो मुझे रिसीव करने आने वाला था, मेरा कागजी शोहर, और मैं एयरपोर्ट के वस्त में हक्का बक्का खड़ी थी। और तुम दातिन, तुम तब एयरपोर्ट पे मुलाजमा थी। ऐसी मोटी और काली सी थी, मगर दुखी सी। मैं गिरने लगी थी, तुमने मुझे सहारा दिया, मुझे बाथरूम तक ले गई, पानी पिलाया। याद है मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने तुम्हें वहीं रोक लिया और अपना बैग देखा। वो वो बरी में आया था और स्काइप से मियाँ साहब का हुक्म जारी हुआ था कि यही बैग ज़रूर साथ लाऊं। बस एक बैग। मैंने वहीं इसे खोला था तुम्हारे सामने, और याद इसमें क्या था? वो जख्मी सा मुस्कुराई। नोटों के बंडल। मैं कितनी बेवकूफ़ थी। मनी लॉन्ड्रिंग की कोरियर गर्ल के तौर पे इस्तेमाल हो रही थी, और मुझे मालूम भी ना हुआ कब मेरा बैग लाहौर एयरपोर्ट पे तब्दील हुआ। कोई होश ही नहीं था मुझे। अगर तुम उस वक्त मेरी मदद ना करती और उस बैग के साथ एयरपोर्ट से निकलने में मेरी मदद ना करती, तो मैं पता नहीं कहाँ होती। मेरा क्या काम तालिया, मैं तो खुद औलाद के हाथों ओल्ड होम की तरफ धकेली जाने वाली औरत थी। बड़ी दुखी रहती थी मैं इन दिनों। हाय, इसे अपने दुख याद आ गए। लेकिन ये तुम्हारी आंखें थी जिन पे मैंने भरोसा किया। उनकी चमक मुझे सच्ची लगी, और मुझे महसूस हुआ कि तुम बेकसूर हो। वैसे तुम कितनी ज्यादा रकम वैसे कितनी ज्यादा रकम थी ना उस बैग में, याद है तालिया? काश रख लेते। कैसे रख लेते मोटी खातून, वो गुस्सा हुई। उसी रकम को हरबा बनाकर तो हमने मेरे शौहर को ढूंढा और उससे तलाक के पेपर्स लिए थे, मगर खैर। से आखिरी नवाले लेते हुए गहरी सांस ली। इस फ्रॉड आदमी ने मुझे एक सबक तो सिखा दिया था कि पैसे कमाने के लिए किसी को धोखा कैसे दिया जाता है। और देखो आज छोटी बड़ी चोरियां करके हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। इंटरनेट स्कैम से शुरू किया गया सफ़र आज हमें कितना बड़ा स्कैम आर्टिस्ट बना चुका है। स्कैम आर्टिस्ट बुनियादी तौर पे वो लोग होते हैं जो लोगों के लालच को उनके खिलाफ इस्तेमाल करके उनसे माल लूट कर फरार हो जाते हैं, और अमूमन ऐसे कामों के करने का लालच देते हैं जो कानूनी नहीं होते। यानी धोखा खाने के बाद लूटा गया शख्स पुलिस के पास नहीं जा सकता। जैसे किसी बंदे को कत्ल करने के लिए पैसे एडवांस में दो, बटोरना और फिर गायब हो जाना। तुम्हें मलेशिया आने से पहले कभी इस तरह विजन या सच्चे ख्वाब नहीं नजर आते थे तालिया? नहीं, पहली दफा एयरपोर्ट पे ही नजर आया था, और फिर कभी वो सिलसिला थमा ही नहीं। अगर तुम्हारे ख्वाब विजन हमारा साथ ना देते तो हम इतना कुछ नहीं कमा सकते थे तालिया। तुम एक क्लैरिविएंट जिनको मुस्तकबिल नजर आता है, और एक सियर। तुम्हें वक्त से पहले बारिश नजर आ जाती, किसी की मौत दिखाई देने लगती, कोई हादसा, कोई आफत। मगर इन सारे छोटे छोटे विजन और ख्वाब की तरफ, अगर तुम इन 7 सालों में वो 10 बड़े ख्वाब न देखती तो हम इतने अमीर ना होते। क्या? 11। तालिया ने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए तस्हीह की। तिंगो कामिल को अपना लैपटॉप और जेवरात लॉकर से निकालते देखा था मैंने ख्वाब में 3 माह पहले, जिसके बाद हमने इस पे काम करना शुरू किया था और मैंने उसके घर मुलाजमत हासिल की। इसको मिला के 11 ख्वाब हुए जो मैंने दौलतमंदों की तिजोरियों और म्यूजियम्स की कीमती पेंटिंग्स और आर्ट वर्क के बारे में देखे थे। जैसे किस्मत मुझे खुद बता देती है कि तालिया फिला के लॉकर में ये सब रखा है, इसे चुरा लो। और 10 दफ़ा इनकी मदद से हमने कितनी दौलत कमाई। अब देखो 11वीं दफ़ा कामयाब होते होते भी हैं या नहीं। लेकिन दातिन, इसने गहरी आह भर के छत पे लगी बत्तियों को देख के कहा, मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या? मैं अगली दफ़ा कोई बड़ी हाइस्ट करना चाहती हूँ, कोई लंबा हाथ, एक आखिरी जॉब जिससे करोड़ों कमा लें हम, और फिर मैं इस काम को छोड़ देना चाहती हूँ। पिछले 3 माह मैंने एक सच्ची मगर बेवकूफ़ लड़की का किरदार किया अपने असल नाम के साथ, मगर इन सब लोगों से इतने अच्छे अल्फाज सुनकर मेरा दिल चाहने लगा है कि मैं ये काम छोड़ दूँ। एक आखिरी फ्रॉड, एक आखिरी चोरी के बाद वो छत पे लटकते लैंप को देखते हुए मुस्कुरा के बोली थी। इसकी चमकती आंखों में उम्मीद थी, खुशी थी, सादगी थी। तालिया दातिन संजीदगी से आगे को झुकी। प्लान किया गया गुनाह कभी आखिरी गुनाह नहीं बन सकता।
जिस जुर्म से पहले तुम सोच लो कि इसे आखिरी दफ़ा करने जा रही हूँ, वो जराइम की जंजीर की महज अगली कड़ी होता है। अगली चोरी, अगला गुनाह, इसके बाद मज़ीद एक और होगा, फिर मज़ीद एक और। जो लोग छोड़ते हैं ना गुनाह, वो पिछले गुनाह को आखिरी गर्दान के छोड़ते हैं। लेकिन मेरे और तुम्हारे जैसे लोग तालिया, हम चोर हैं और सारी उम्र यहीं रहेंगे। हम नहीं बदल सकते, इंसान नहीं बदला करते। तालिया ने निगाहें दातिन की तरफ मोड़ी तो उनकी जोत बुझ गई थी। हम जब चाहे ये काम छोड़ सकते हैं, हम अच्छे हो सकते हैं। हम पहले ही बहुत अच्छे हैं तालिया, मगर हम इस काम को कभी नहीं छोड़ सकते। हमारी जिंदगियों में झूठ और धोखेबाजी इस तरह रच बस गई है कि हम चाहें भी तो नहीं बदल सकते। हमने हमेशा इसी तरह रहना है। ओके, फिर मैं इसी तरह खुश हूँ। इसने गहरी सांस लेके शाने उचकाए, फिर नैपकिन से होंठ थपथपाए। अब मैं सोने जा रही हूँ, सुबह काम पे भी जाना है। वैसे नौकरानी बनना बहुत ही रुक्का फिक्का काम है, वो कदर नरूठेपन से कहती उठ खड़ी हुई। दातिन ने मुस्कुरा के उसे शब बखैर कहा। तालिया जाने ही लगी थी कि ठहरी, आंखों में शरारत सी चमकी, लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। मैंने कल रात एक ख्वाब देखा। दातिन ने इत्मीनान से इसे देखा। कॉलोनी में कौन मरने वाला है? किसका कुत्ता भागने वाला है? कौन अपनी बीवी को धोखा देने वाला है? नहीं, वो निचला लब दबा के जरा सी हंसी। मैंने खुद को देखा। मैं दो दरियाओं के दरमियान कीचड़ में खड़ी हूँ और मेरे सामने एक आदमी खड़ा है। वो कह रहा है कि उसे मेरी ज़रूरत है और मुझे उसकी, और ये कि मैं इसके साथ रहूं। दातिन जो दिलचस्पी से इसे देख रही थी, आखिर में मायूस सी नजर आई। इसमें इतना खास तो कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि वो आदमी कौन था। कौन था? वो चूंकि तालिया ने अब उंगली दांतों में दबा ली और कुछ याद करके वो फिर से हंसी थी। वो मुझे कह रहा था कि मैं उसके साथ रहूं। उफ उफ, उसके चेहरे पे रंग आके बिखरे थे। दातिन ने अचंभे से भूंछ भींची। मगर वो था कौन? अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मुझ पे हंसोगी। ऐसा आदमी मेरे ख्वाब में? उफ, ओहो, कुछ तो बताओ, तुम जानती हो उसे? फिर वो चूंकि शायद तुम इसे पसंद भी करती हो। जानती हूँ, पसंद करती हूँ, वो जैसे महजूज हुई। प्यारी दातिन, इसको सारा मलेशिया जानता है। और पसंद? हूँ, इससे ज़्यादा, उससे सारा मलेशिया इश्क करता है, इश्क। गुड नाइट। और वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। दातिन से पुकारती रह गई, मगर अब वो हाथ हिलाती, सर नफ़ी में हिलाती, जीने चढ़ती जा रही थी। कौन हो सकता है? वो अपने मोटे मोटे हाथों पे चेहरा गिराए मशकूक नज़रों से उसे जाते देखे गई। तो बताइए लिसनर्स, कैसी लगी आपको ये किस्त? और अब हम देखते हैं कि आगे तालिया का नेक्स्ट काम कैसा चाहता है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।